हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम आर ओ 2017 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, अर्थात सहभागी नहीं है? ऑप्शंस है नेफेड, स्टेट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन, इफ्को या एमएमटीसी। तो यहाँ हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, नेफेड। नेफेड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ। भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ। तो नेफेड की फुल फॉर्म क्या हो गई? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, या हिंदी में इसे हम कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ। नेफेड की बात करें तो इसकी स्थापना होती है अक्टूबर 1958 में। अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना की जाती है। नेफेड के उद्देश्य है कृषि व वन उपज के विपणन या भंडारण को बढ़ावा देना व कृषि को विकसित करना व्यवस्थित तरीके से, और कृषि उत्पादन में तकनीकी सलाह के लिए सहायता करना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन है स्टेट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन, जिसे हम STC कहते हैं। स्टेट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 18 मई 1956 को होती है। 18 मई 1956 को पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करने व देश के निर्यात से विकास में निजी व्यापार व उद्योग के प्रयासों के पूरक के लिए स्टेट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की जाती है। स्टेट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन बड़े पैमाने पर उपभोग की आवश्यक वस्तुओं जैसे कि औद्योगिक कच्चे माल आदि के आयात की व्यवस्था और बड़ी संख्या में निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये स्टेट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन 18 मई 1956 को पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करने व देश के निर्यात से विकास में निजी व्यापार और उद्योगों के प्रयासों के लिए की गई थी इसकी स्थापना, और बड़े पैमाने पर उपभोग की आवश्यक वस्तुओं व औद्योगिक कच्चे माल के आयात की व्यवस्था और बड़े पैमाने पर निर्यात के विकास में भी इसने योगदान दिया है। अगला ऑप्शन है MMTC। अगला ऑप्शन तो इफ्को है। पहले हम MMTC को डिस्कस करते हैं। MMTC की फुल फॉर्म होती है मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेड कॉरपोरेशन। मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेड कॉरपोरेशन। खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड। खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड। MMTC की स्थापना 1963 में होती है। यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यापारी प्रतिष्ठान माना जाता है। वहीं थर्ड ऑप्शन यानी इफ्को की बात करें तो इफ्को की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। यह विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्थान है। फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक, तो ये उर्वरक से संबंधित है, ना कि कृषि से, और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को होती है। इफ्को के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ से आपने आंसर गेस कर लिया होगा कि कृषि में निर्यात से संबंधित क्या नहीं है, तो इफ्को ये हमारा उर्वरकों से संबंधित है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ें तो नेफेड, स्टेट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन और MMTC कृषि उत्पादों की प्रमुख निर्यातक संस्थाएं हैं, जबकि जो इफ्को है यह मुख्यतः रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन व निर्यातन से संबंधित संस्था है। खनिज और धातु व्यापार कॉरपोरेशन यानी MMTC वर्ष 1963 में स्थापित भारत की प्रथम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था है जिसे सुपर स्टार ट्रेंडिंग हाउस का दर्जा प्रदान किया गया है। सुपर स्टार ट्रेंडिंग हाउस का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? MMTC को। यह भारत से खनिजों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा निर्यातक है। यह संस्था भारत की कृषि उत्पादों के अग्रणी निर्यातकों व आयातकों में भी शामिल है, जिसमें ये चावल, गेहूं, दालें, चीनी, चाय, कॉफ़ी, जूट आदि का निर्यात करता है। अगला प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में कौन सट्टेबाज नहीं है? ऑप्शंस हैं दलाल, तिजड़िया, मंदड़िया या स्टैक। तो जो दलाल हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करते हैं।
भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज होते हैं, जिसमें स्टैग, तेजड़िया, मंदड़िया और लिमड़क ये आते हैं। तो 4 प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज भारत में कार्य करते हैं, यानी कि सट्टेबाज, और इनके नाम क्या-क्या हैं? स्टैग, तेजड़िया, मंदड़िया और चौथा है लिमड़क। लिमड़क। दलाल की बात करें तो ये मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। ऑप्शंस हैं धारामापी, विभवमापी, डायनेमो या विद्युत मोटर। डायनेमो की बात करें तो डायनेमो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। वहीं अगर हम डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को डायनामिक ऊर्जा में मतलब यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फिर से, डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, और ये दोनों ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियां हैं। तो चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आयोग के द्वारा माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या रियूमर। केल्विन पैमाने में हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उसे 273 केल्विन तथा भाप बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ये 373 केल्विन होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है केल्विन में? फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 373 केल्विन। और एक केल्विन को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक जो अंतर होता है उसे हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। तो केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, और जो 0 केल्विन होता है ये 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 0 केल्विन 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, दो समान द्रव्यमानों की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं के अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। तो गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 4/9। गतिज ऊर्जा को हम के से डिनोट करते हैं, और के इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे हम k1 को mv1 और k2 को mv2 मानेंगे। तो हाफ एम कैंसिल, v1 यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा और v2 हो जाएगा 3, मतलब इक्वल टू हमारा 4/3 आएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का जो रेशियो दिया गया है वो 4/9 दिया गया है। यहाँ से अगर हम v1 v2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, और रूट में 4 की वैल्यू होती है 2 और 9 की वैल्यू होती है 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2/3। 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कैलोरी, अर्ग और जूल ये ऊष्मा की इकाइयां हैं, और सेंटीग्रेड की बात करें तो ये ताप की इकाई है, न कि ऊष्मा की। कैलोरी, जूल, अर्ग ये ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा की सीजीएस इकाई है अर्ग, और जूल और कैलोरी ऊष्मा की एसआई इकाई हैं। इस प्रकार कैलोरी, जूल और अर्ग ऊष्मा की इकाइयां हैं, और सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी ताप की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो जो ब्यूटाक्लोर है ये शाकनाशी रसायन होता है। ब्यूटाक्लोर, इसका नाम याद कर लीजिएगा, ये शाकनाशी रसायन होता है। वहीं अगर क्लोरपाइरीफॉस की बात करें तो ये खरपतवार नाशी है। कार्बन डाजिम की बात करें तो ये कवकनाशी है, और क्विनोलफॉस ये कीटनाशी रसायन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो पीवीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसे जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। जैव निम्नीकृत पदार्थ उसे कहा जाता है जो प्राकृतिक एजेंट जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई
आदि की सहायता से विघटित हो जाते हैं। तो जैव निम्नलिखित पदार्थों के जो एग्जाम्पल हैं उसमें हमारा सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन ये आ जाएगा, जो कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित हो जाते हैं। और जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते उन्हें गैर जैव निम्नीकृत पदार्थ कहा जाता है, जैसे पीवीसी, प्लास्टिक इत्यादि। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ धातुएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके अयस्क दिए गए हैं। तो एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, ये सही है। जिंक का अयस्क कैलामाइन होता है, ये भी सही है। आयरन के अयस्क होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तो ये भी सही है। कॉपर का अयस्क सीने बार नहीं होता, कॉपर के अयस्क होते हैं पायराइट्स या क्यूप्राइट। और जो सीने बार होता है ये हमारा मरकरी का अयस्क होता है, यानी कि पारे के अयस्कों को सीने बार कहते हैं और कॉपर के अयस्क को पायराइट्स या क्यूप्राइट्स कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री घास ये आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। किसका स्रोत है? आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जो बढ़ते शिशु के मस्तिष्क के विकास और थायराइड की प्रक्रिया के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आयोडीन शरीर के तापमान को भी नियमित करता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा नामक रोग होता है। आयोडीन हमारे शरीर में जमा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे दैनिक आधार पर लेना पड़ता है। हमारे शरीर में कहीं स्टोर नहीं होता, तो हमें प्रतिदिन इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा लेनी चाहिए। जो समुद्री घास किस तत्व का मुख्य व महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जल भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। यहाँ हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोप्लास्ट इसकी उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी उनका जो भोजन होता है। और इसमें जो है ऑक्सीजन वो निकलती है। तो शुरू में हमें फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की। 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ जल के 12 अणुओं को लिया जाता है। गिब्स आउट हमें मिलता है C6H12O6 प्लस यहाँ 6H2O निकलता है प्लस यहाँ पे 6O2 निकलता है। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड हम वातावरण से और जल जो है ये लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज का पौधे जो है निर्माण करते हैं, यही फोटोसिंथेसिस है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पादप दिए गए हैं, उनके प्रकार दिए गए हैं। तो जो अमरबेल है ये तना परजीवी है। अमरबेल तना परजीवी है। चंदन ये जड़ परजीवी है। आर्किड ये अधिपादप यानी कि एपिफाइट है। और घट पर्णरी यानी नेपेंथीज ये जलोदविद नहीं है, ये कीटभक्षी पौधा है, जो कि मुंह इसका खुला रहता है और जब इसमें कीट आते हैं तो इसका मुंह बंद हो जाता है और ये उसी से अपना पोषण करता है। तो नेपेंथीज ये कीटभक्षी पौधा है, न कि जलोदविद पौधा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ऑप्शन है एंड्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्ट्रोजन। अंडाशय से उत्पन्न होता है ये हार्मोन एस्ट्रोजन, और ये महिलाओं में प्रजनन और यौन विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल, एस्ट्रियोल। और जो ये एंड्रोस्ट्रॉन और टेस्टोस्टेरॉन है ये नर सेक्स हार्मोन्स हैं, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन, न कि फीमेल सेक्स हार्मोन। जबकि थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हार्मोन हो गया एंड्रोस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन के भी 3 प्रकार होते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्राड्रियोल, एस्ट्रियोल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी से हमें सूखा रोग होता है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन सी से मसूड़ों में खून आना, स्कर्वी रोग। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, ना कि गठिया। और विटामिन बी1 से हमें बेरी-बेरी होता है। तो यूरिक एसिड जब शरीर में जमा हो जाता है तो उसी से हमें गाउट नामक रोग होता है, गाउट यानी कि गठिया। जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। सबके अगर विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो एस्पिरिन है ये निषेचक ना होकर दर्द निवारक होता है। बाकी कुनैन ये मलेरिया के उपचार में काम आता है, ये तो पता ही है। क्रिस्टल वायलेट ये पूतिरोधी है। क्लोरोमाइसिटिन ये टाइफाइड नाशी है। एस्पिरिन ये दर्द निवारक है, न कि निषेचक। अगला प्रश्न है, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो किसी भी सामान्य वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा हमारे कुल भार का लगभग 7% होती है। तो रक्त की मात्रा हमारे शरीर में कुल भार का 7% होती है। तो अगर कोई व्यक्ति 70 किलोग्राम का है तो इसका 60% हम जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4.9 किलोग्राम। 4.9 किलोग्राम को जब मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 5000 मिलीलीटर के आएगा। तो यहाँ पे लगभग 5000 मिलीमीटर में ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सामान्य वयस्क में रक्त की जो मात्रा कुल भार का लगभग 7% होती है। तो यहाँ पे 4.9 किलोग्राम यानी कि 5000 ml। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? ऑप्शन है पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिएस, जाइमेज। तो लैक्टेज एंजाइम ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विघटित करता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। यूरियस एंजाइम यूरिया का जल अपघटन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में करता है। और जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। तो प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करने वाले एंजाइम का नाम है पेप्सिन। और लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। जाइमेज एंजाइम ये जाइमेज एंजाइम क्या करता है? यूरियस एंजाइम यूरिया का जल अपघटन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में करता है। और जो जाइमेज एंजाइम है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है या है? पहला कथन दिया है, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। और दूसरा कथन है कि जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो जीवाणु भोजी हैं इन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज ये वायरस होते हैं यानी विषाणु। ये केवल बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, इसीलिए इन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और ये बैक्टीरिया को ही संक्रमित करते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है और ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी में भी प्रयुक्त होते हैं। तो हमारे दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर ही होते हैं, आश्रित होते हैं और बैक्टीरिया को ही संक्रमित करते हैं। अगला प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? टसर रेशम, मूंगा रेशम, गौसमा रेशम या अहिंसा रेशम? तो जो रेशम मकड़ियों द्वारा उत्पादित होता है उसे कहते हैं गौसमा रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गौसमा रेशम कहा जाता है। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है, फ्रेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी। यहाँ के शोधकर्ताओं के अनुसार जो गॉसमस रेशम है ये जो हमारा आर्टिफिशियल हार्ट बनाया जाता है इसके ऊतक बनाने में भी कारगर हो सकता है। तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को हम क्या बोलते हैं? गॉसमर रेशम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
यहाँ पे फसलें दी गई हैं, उनकी प्रजातियाँ दी गई हैं। तो जो सरसों फसल है इसकी प्रजाति है वरुणा, मटर फसल है इसकी प्रजाति है सपना, दोनों सही है। और अलसी जो है ये सूर्या इसकी प्रजाति नहीं है, सूर्या जो है ये किसकी प्रजाति है, तो ये पपीते की प्रजाति है सूर्या। और इसके बाद आता है मूंगफली, तो मूंगफली की प्रजाति का नाम है कौशल। अलसी की और अगर प्रजातियों की बात करें तो इसमें आ जाएगा गरिमा, श्वेता, शुभ्रा, पद्मिनी, शेखर, शारदा, ये सारी चीज़ें। और जो सूर्या है ये पपीते की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि जो गेरुई है ये गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, तो गेरुई ये गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। दूसरा ऑप्शन है अगैती झुलसा, ये आलू में पाया जाने वाला रोग है, तो बिल्कुल सही है, अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। तीसरा है कि झूठ कंड, जिसे हम इंग्लिश में फॉल्स स्मट कहते हैं, ये जौ में पाया जाने वाला रोग है, तो ये गलत है। और चौथा है कि खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, तो ये भी सही है। तो ये जो झूठ कंड यानी कि फॉल्स स्मट है, जब ये जौ में नहीं पाया जाता तो किस में पाया जाता है, इसका संबंध धान की फसल से है, ना कि जौ की फसल से। धान में खैरा नामक रोग और फॉल्स स्मट यानी झूठ खंड नामक रोग भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ये गलत है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइफ आई, लाइफ आई के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, एक कथन इसमें से गलत है जिसे हमें चूज करना है। पहला कथन है लाइफ आई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी या प्रकाश तद्रूपता है, तो ये सही है। दूसरा कथन है भारत में लाइफ आई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है लाइफ आई द्वारा 10 GB पर सेकेंड डेटा को 1 किलोमीटर परिधि में भेजा जा सकता है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। लाइफ आई जो है एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्निक है, इसमें डेटा ट्रांसफ़र के लिए लाइट एमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का। और 29 जनवरी 2018 ये तिथि है जब इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत परीक्षण किया गया था। और इसका फुल फॉर्म लाइट फिडेलिटी है और ये 10 GB पर सेकेंड डेटा को 1 किलोमीटर रेंज में भेज सकता है। क्रियान्वयन इसका ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा नहीं जबकि लाइट एमिटिंग डायोड द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। ट्राई का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, TRAI। ट्राई की फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में होती है, जब आप लोग पैदा हुए होंगे लगभग इस टाइम पे इसकी स्थापना होती है। और इसका जो उद्देश्य है ये भारत में दूरसंचार सेवाओं का विकास करती है, उन्नयन करती है। तो किस क्षेत्र से संबंधित हुई, ये संबंधित हुई दूरसंचार से। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। ट्राई की फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना होती है 1997 में और ये संबंधित है दूरसंचार सेवाओं के उन्नयन एवं उनके विकास से। अगला प्रश्न है, एक तरफ हमें नेशनल पार्क दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्टेट दिए गए हैं और हमें मैच करना है। तो जो इनतानकी है, इनतानकी नेशनल पार्क ये हमारा नागालैंड में है, बेतला झारखंड में है, सिरोही सिरोही कहाँ पे है, मणिपुर में, और गुंडी ये है तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3142 और 2, 3142, 3142 यानी ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही हो जाएगा। एक बार आप इसे पॉज करके रिकॉल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो पृथ्वी का मतलब इसमें 3 मंडल, जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, जयमंडल, ये सारी चीज़ें तो दी ही हैं, लेकिन अगर पृथ्वी के सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो ये हमारा जैव मंडल है। जीव मंडल की बात करें तो ये सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर एक आवरण होता है जिसके अंतर्गत जंतुओं वनस्पतियों का जीवन
बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। और तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा? जैवमंडल, बायोस्फीयर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है। पहला प्रश्न है कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, और दूसरा प्रश्न है द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 2 सही है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता ही कहा जाता है, जबकि परपोषी स्तर के उत्पादन को द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठनों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो स्वपोषी संगठक और दूसरे परपोषी संगठक। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। लिंडमान का 10% का नियम, ऊर्जा स्तर हमारा 10% क्या होता है? संचित हो पाता है और 90% खत्म हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक दिशीय होता है। यह प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है और इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता है लगभग 90%। रेमंड लिंडमैन ने 10% का नियम दिया है, जिसके अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण में मात्र 10% ऊर्जा ही संचित हो पाती है।